So, hello students, once again this is Vishal Kulshrestha, present the perfect tutorials, and today we are going ahead which we have left in our previous video of force and laws of motion. थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पर डेरिवेशन आता है और इसके आगे हम जब सीखेंगे तो बहुत टफ नहीं है, इजी है, बट हमको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा जब कभी भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे वो किसी का भी कंजर्वेशन हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ साउंड, वट एवर भी द, तो उसका एक बेसिक फंडा क्या होता है कि हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है कंजर्वेशन लॉ के बारे में, तो उसमें हमेशा जैसे पढ़ोगे क्या, हीट neither be created nor be destroyed but we can change the form from one to another। और अगर हम साउंड के बारे में, साउंड neither be created nor be destroyed, ठीक है। तो ये तकरीबन एक जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना। जैसे आपने जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है, उनको हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कंजर्व कर रहा है। कंजर्व का मतलब उसको संरक्षित कर रहा है, उसको बिगड़ने नहीं दे रहा है, जैसे पहले था वैसे ही आज है वैसे ही कर रहेगा। तो ये एक तरह से कंजर्वेशन ही हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, तो इसमें क्या है कि इसमें किसी दो बॉडीज का आपस में टकराना है। तो टकराने के बाद उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, कौन सी एनर्जी होगी भाई, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी का क्या हुआ, ठीक है, टकराई। अब भाई कंजर्वेशन का लॉ का क्या होता है कि हम उसको ना तो चेंज कर, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, केवल उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, और ये कोलाइजन से है, टक्कर से है, ठीक है। तो इसके बारे में लॉ ऑफ कोलाइजन कहता है ड्यूरिंग द कोलाइजन, ड्यूरिंग द कोलाइजन, during the collision the initial momentum, the initial momentum, or rather we say the total momentum, the total मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, टकराने से पहले, बिफोर कोलाइजन, इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम, टू द total momentum after the collision, after collision। इसका मतलब क्या है बेटा, सबसे पहले मोमेंटम हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते क्योंकि उस वीडियो को पढ़े हुए काफी दिन हो गए। मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो टक्कर से पहले जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम मतलब दोनों बॉडीज का, ठीक, वो टक्कर के बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। कैसे, इसको समझे। अगर हम बिफोर कोलाइजन की बात करें, बिफोर कोलाइजन, टक्कर से पहले, ठीक है, ये कोई दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है।
एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। सपोज करिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, यू ए ले लेते हैं, ठीक है, ए ले लो, हाँ। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू बी। दो बॉडीज ए और बी है, जो इनिशियल वेलोसिटी यू ए और इनिशियल वेलोसिटी यू बी, जिनका की मास एम ए है और इसका मास कितना है, एम बी है। ये दोनों एक प्लेन पर चल रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसको लिख लो बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है बिफोर कोलाइजन, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। आपकी सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, आपकी सेकंड कंडीशन कह रही है ड्यूरिंग कोलाइजन। अभी क्या हुआ, ये बॉडी ए दूसरी बॉडी बी से इसका कोलाइजन हुआ, टक्कर हुआ, जिसमें टी सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। इसमें क्या लगा, टी सेकंड का टाइम लगा। टी सेकंड में, एक ही सेकंड में भाई एक ही बात को टकराएगी, बार बार नहीं टकराएगी, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ कि इसका जो फोर्स है सपोज F1 और इस पे जो फोर्स टकराएगा F2, ठीक है, F1 और F2। और इस कंडीशन में इसका मास कितना होगा, अगेन इसका मास होगा mb, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बेटा, इसका मास हो जाएगा ma, और ये इसकी ड्यूरिंग कोलाइजन होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो आती है वो बच्चा इसके बाद क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी से जा रहे हो कार में और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे जब दो चीज़ आपस में टकराती है तो थोड़ा सा पीछे आती है ना, एक आगे वाली आगे जाएगी, जो टकराती है वो थोड़ा सा पीछे आएगी। तो ये थर्ड कंडीशन होती है आपकी आफ्टर कोलाइजन। आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है, ये अब हमारी ए बॉडी है जिसका मास एम ए था, ये बी बॉडी है जिसका मास एम बी है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी हो जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है, ठीक। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी को, अपने मोमेंटम को किसको देंगे, जिससे कि टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम एम बी और एम वी पहले का वो और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये आप अगर तीनों बना ली हो तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और इस लॉ के ऊपर एक और चीज डिपेंड करती है, इसलिए हमको ढंग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह रहा है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह रहा है वही हमको प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्या, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, यही तो कह रहा था भाई आपका, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि टोटल जो शुरुआत का मोमेंटम है टोटल, यानी कि दोनों बॉडीज का, और जो लास्ट का फाइनली जो मोमेंटम है यानी कि दोनों बॉडीज का, वो हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, हमको प्रूव जो करना है, अगर हम मैथमेटिकली एम ए इज इक्वल टू यू ए प्लस एम बी और यू बी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम है ये, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, यू ए और यू बी थी दोनों बॉडीज की, और मास क्या था, एम ए और एम बी, ठीक है।
और अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे और कर लो, मोमेंटम ऑफ, यहां से लिखते हैं, थोड़ा सा ना लंबा होगा बेटा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, और ये इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, कैसा होगा, इनिशियल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी is equal to the final momentum of first body plus final momentum of second body। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक, अब हमें पता है कि हमने जो पहली बॉडी ली थी, देखिए बच्चा, ए बॉडी जो ली थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए, और मास क्या था, एम ए। तो इसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी एम ए और यू ए। क्लियर। जो दूसरी बॉडी थी उसका मास कितना था, एम बी, और ये कितना था, यू बी। तो कितना हो गया, प्लस एम बी और यू बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल पे अगर हम जाएं तो एम ए, और यहां इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी हो गई थी वी ए, दैट इज इक्वल टू एम ए वी ए, और सिमिलरली एम बी और वी बी। ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दिस, जो आपकी अंडर ब्रैकेट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ प्रूफ। नोट भी कर लिया आपने, हाँ इतना नोट कर लेना, क्योंकि बेटा बोर्ड मेरा छोटा है तो इस हिसाब से मुझे बार बार इरेज भी करना पड़ेगा। सो प्रूफ, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस। और हाउ टू वी हैव प्रूव, वी हैव टू प्रूव लाइक दिस। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो हमने क्या कहा इसको, F1 दैट इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, जो फोर्स होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। और बाय सेकंड लॉ क्या कहता है, बाय सेकंड लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। So F is equal to m into a। ठीक है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हमने ये क्या कर लिया, F इज इक्वल टू m इंटू a। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 फोर्स किस पर लग रहा है, दूसरी बॉडी पर लगता है, यानी कि एक फोर्स B बॉडी पर लगेगा और F2 जो है वो A बॉडी पर लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, F1 MB और AB, और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA और AB, MA और AA। ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, F1 यानी कि MB और AB दैट इज इक्वल टू माइनस MA और AA। ये आपका हो गया, ठीक है, बाय सेकंड लॉ। क्लियर। अब देखिए बेटा, अब बस हो गया, 3 लाइन का और बचा है।
अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही पढ़ा था ना। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी गुड, याद रखा करो। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको चाहिए a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो एम बी दैट इज इक्वल टू, ये a भी है तो क्या होगा, v बी यू बी, और t तो t, टाइम तो वही है ना, t सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू माइनस, सिमिलरली यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस एम ए इज इक्वल टू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, और अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू वी दैट इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए, और ये अंदर क्या, तो प्लस एम ए और यू ए। अब भाई देखो, माइनस माइनस वाले जो टर्म्स है दोनों तरफ के, उनको ट्रांसपोज कर लेते हैं, इधर के उधर कर देते हैं। ठीक है, और आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव टर्म है, इसको यहीं रखे रहने दीजिए, एम बी वी बी, ये माइनस टर्म है, इसको इधर लेकर आओ, प्लस एम ए वी ए दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी, ये आपका डेराइव हो गया। ओके, इसको नोट डाउन करिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा बार बार, जिससे कि आप इसको कर पाए। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो आपने ये कर लिया होगा। अब हम इसका एक अगला टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एंड दैट इज द रिकॉइल ऑफ गन। अब हम बंदूकों की बात करेंगे, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, और बंदूक, तो बंदूक है तो बंदूक बना लेते हैं भाई, है तो ये देखो, और भाई बंदूक है तो इसमें क्या होनी चाहिए, बुलेट भी होनी चाहिए, और ट्रिगर हो गया, इसकी नली हो गई, हाथ में पकड़ने के लिए हो गया, और एक और चीज़ होनी चाहिए इस पे मारने के लिए, हैमर। हाँ, वेरी गुड। अब क्या बात है भाई, क्या बंदूक है, ओह शेड भी है इसमें, देखा, मस्त एकदम सॉलिड बंदूक है। ठीक है, अभी क्या है देखो, हम इसको उसी से ही वहीं पर ही आएंगे। देखो, अभी जो हमने सॉल्व किया था ना, ड्राइव जो किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये उसी पर ही डिपेंड है। यहाँ पर हमें दो चीज़ देखनी होगी, इस पोजीशन पे अभी हमने ट्रिगर नहीं दबाया, अभी गोली निकाली नहीं है हमने क्या किया है, केवल और केवल अभी केवल बंदूक में बुलेट डाल के रख दिया है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना तो बुलेट मोशन में ना ही गन मोशन में है ना। तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोले, क्या हो गई, वेरी गुड, रेस्ट पोजीशन पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस कंडीशन में बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी ये, हाँ, u तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, अब बुलेट है तो हम इसको b ले लेते हैं। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। वेरी गुड। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी है तो u होगा, और गन है तो हम ug ले लेते हैं, और ये भी कितनी हो गई, वेरी गुड, 0।
अब मास ऑफ बुलेट कितना हो गया भाई, ये हो गया मास ऑफ बुलेट mv और मास ऑफ गन दैट इज इक्वल टू mg। ओहो अभी तो फाइनल अभी हमने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, बंदूक क्या होगी, गन क्या होगी, पीछे की ओर जाएगी और बुलेट आगे की ओर जाएगी, यानी कि अब दोनों चीज किसमें है, मोशन में है। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी v से b और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज इक्वल टू vg। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अभी क्या है, अब बंदूक की कोई जरूरत नहीं, हमने जो समझना था वो समझ लिया। अब हम लगा देते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओह क्या कह रहा था, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैंने उसको लिखाया था एम लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह रहा था एम बी यू बी इज इक्वल टू एम बी, सॉरी अगर हम उसको ए को 1 ले लें, बॉडी 1 और बॉडी 2 ले लें, तो उसके हिसाब से अगर देख लें तो फार्मूला हो जाता आपका m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों u एक तरफ होते हैं। अच्छा बेटा इसको लिखने का थोड़ा सा याद करने का इजी तरीका समझो, m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यहाँ पे u1, यहाँ पे u2, यहाँ पे v1, यहाँ पर v2 हो गया याद। एम ए यू ए जो मैंने सॉल्व करा था ए और बी लेकर, तो एम ए यू ए और एम बी यू बी प्लस एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। क्लियर, बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस 4 बार एम लिखो, u1 u2 v1 v2। ओके अभी देखिए, हाँ हमारा 1 क्या है भाई, हमारा 1 है, हमने क्या ले लिया था 1, हाँ हमने 1 को हम मान लेते हैं बुलेट, ठीक है, 1 इंडिकेटेड बुलेट और 2 इंडिकेटेड गन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं, तो एम बी यू बी प्लस एम जी यू जी दैट इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम जी और वी जी। और ये इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 है, तो एम बी इंटू 0 प्लस एम जी इंटू 0 इज इक्वल टू एम बी, ये तो बुलेट की रहेगी, और एम जी वी जी दिस इक्वल टू 0, भाई 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम जी और वी जी, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी दैट इज इक्वल टू 0। तो जब भी कभी रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि गन से कोई भी चीज़ फायर करने के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वहाँ पर हम इसको ये लेंगे। आप मैं साइड से हटा हुआ हूँ, आप इसको पॉज लगाइए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब बेटा बहुत ही सिंपल है, 2-3 टॉपिक रह गए हैं इसका, तो वो हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। और अब है आपका कैचिंग ऑफ बॉल, फंडा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कैचिंग ऑफ बॉल, बॉल को कैच करना, सभी कैच कर लेते हैं मोस्टली, आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते ही होंगे, कैच भी करते होंगे और सब कुछ करते हैं, बैटिंग फील्डिंग कैच। हाँ तो इसमें बेसिकली क्या है, देखिए सपोज करिए ये है एक छंगू, और ये भाई इसका क्या है, ये छंगू बना लेते हैं पहले, छंगू, हाँ ये बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल आ गई, हाँ और ये इस पर आ गई और इसने कुछ नहीं किया, टड़ाके से पकड़ लिया, ठीक है।
और ये दूसरे हैं मंगू। मंगू थोड़े से क्या थे, इंटेलिजेंट थे, और इंटेलिजेंसी में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं। ये हाथ रहा उनका, और जब ये बॉल आ रही थी, ये बॉल जब उनके हाथ में आई तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे ले आए और इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। ठीक है, अब दोनों ही केस में चाहे हम कुछ भी कर लें, स्पीड इसकी एक सी मान लें बॉल की, चाहे कुछ भी मान लें, ठीक है, इस केस में क्या होगा, जब कभी भी हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, टाइम पीरियड बढ़ाने से क्या होता है, फोर्स कम होता है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो टाइम अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे हाथ पे जो फोर्स की वजह से चोट लगनी थी वो चोट कम हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए बच्चों, इसमें टाइम का डिफरेंस देखने से क्या फायदा मिला हमको। ठीक है, अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन m, और ये क्या हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, इसका प्रोडक्ट तो इससे हो रहा है ना, तो अगर मास ज्यादा होगा तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब फोर्स बढ़ेगा। फोर्स किससे कम होगा, टाइम के हिसाब से। क्यों, क्योंकि फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कि टाइम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमको उसकी फोर्स की वजह से चोट कम लगेगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो फाइनल जो लास्ट है इसका वो है भाई बहुत सारा स्पेस। हमारा प्रोग्राम इसी पर ही टिका हुआ है। ठीक है, और ये है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, प्रोपल्शन ऑफ ए रॉकेट। आहा, रॉकेट 1 2 3 4 और ये 50। ड्राइंग भाई मेरे, क्या ड्राइंग है ये, और ये देखा क्या ड्राइंग है। तो हमको मालूम है, हमें रॉकेट को चलाने के लिए, हम कोई भी इंजन वाली चीज़ चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए हमको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी हमको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो जब फ्यूल बर्न होगा तो इसके इधर से बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है बेटा। 1 लीटर तो इसके आधा सेकेंड या 1/100 सेकेंड्स के लिए भी कम है, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल इसमें कंज्यूम होता है। जब ये फ्यूल बर्न होता है तो ये नीचे की ओर इसका फ्यूल बर्न होके एक प्रेशर लगाता है जिससे एक थर्स्ट पैदा होता है, और ये थर्स्ट इसको अपवर्ड लिफ्ट करा देगा, और ये आपका रॉकेट उड़ता हुआ जो कहाँ का है, हमारे इंडिया का है भाई। इंडिया का जो रॉकेट है वो उड़ता हुआ ऊपर। वैसे इंडिया क्या क्या बेटा, रॉकेट का प्रपोजिशन जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पर होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, तो उसके साथ में प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि इस समय जो पैंडेमिक सीजन जो चल रहा है उसके में सबसे बड़ा इश्यूज यही आ रहा है कि क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। काफ़ी जगह पर तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर केवल आपके फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है। वो फॉर्मेलिटी क्या कर रहा है कि हमको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहा है। तो मैंने कोशिश ये की है कि आसान शब्दों में आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए कि किस तरह से करते हम, और आपको साथ में ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर कितने मार्क्स का आता है। तो इन चीज़ों पे आपके जो मैंने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम कराया था, रिकॉइल ऑफ गन कराई थी, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं और अच्छे खासे हर बार मिलते हैं न्यूमेरिकल्स इसमें। डेरिवेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन और या रिकॉइल ऑफ गन, ये कोई भी डिराइव किया जा सकता है, तो आप लोग इसकी बेटर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। सो हैव अ वेरी गुड डे, वर्क हार्ड इन द हार्ड टाइम, स्टे होम, safe home. Thank you.